अस्सलाम वालेकुम। आज की पोएम में हम डिस्कस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सेकंड पोएम है लूसी पोएम की सीरीज में से उसको, जिसको शी डिवेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज के टाइटल से लिया गया है, क्योंकि इन पोएम्स के टाइटल जो है वो पोएम की फर्स्ट लाइन से ही डिराइव किए गए हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, उसके बाद इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट के बाद हम जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई हैं उनको देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 के अंदर बर्थ हुआ और 1850 के अंदर इनकी डेथ हुई है। अगर देखा जाए इस पोएम को, जो कि 1798 के अंदर लिखी गई है और 18 के अंदर इसको पब्लिश किया गया है, और जो लिरिकल बैलेड्स हैं उनकी फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो 1798 को थी और सेकंड एडिशन इसका 18 को पब्लिश हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये लूसी पोएम जो है वो सेकंड एडिशन के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ को, तो मैरी हचिंसन इनका नाम है और इनका एक सीक्रेट अफेयर रहा है एनिटी वेलन के साथ, जिनसे इसकी एक बेटी कैरोलाइन भी थी। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखिएगा, क्योंकि लूसी पोएम्स के हवाले से ये चीजें आपके माइंड में होनी बहुत जरूरी हैं। अब देखते हैं इसकी टेक्स्ट को। शी डिवेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। अब शी से मुराद यहां लूसी है। पोएट कहता है कि वो अनट्रोडन वेज में रहती थी। डिवेल का मतलब होता है रहना। अनट्रोडन वेज उन रास्तों को कहते हैं जहां पर लोग कम आते जाते हैं। ट्रोडन वे वो रास्ते होते हैं जहां लोग गुजरते हैं। ट्रेड के लिए यूज किया गया है, तो चलने के लिए यूज किया गया। तो अनट्रोडन वेज का मतलब होता है जहां लोगों की आमदोरफ्त कम होती है। वीरान बंजर इलाके में वो रहती थी। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव, डव इंग्लैंड की एक नदी है, उसके पास ये रहा करती थी। कौन रहा करती थी? अ मेड, एक ऐसी दोशीजा, होम देयर वर नन टू प्रेस, जिसको बहुत से थोड़े लोगों की तारीफ हासिल थी। इसका मतलब यह है कि एक जवान कवारी लड़की, खूबसूरत लड़की, जिसको लोग जानते ही नहीं थे, इसलिए उसकी तारीफ भी बहुत कम लोगों ने की। एंड वेरी फ्यू टू लव, और चंद लोगों की मोहब्बत उसको नसीब हुई। क्योंकि जब लोगों के साथ आशनाई नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी या जान पहचान नहीं होगी, लोग नहीं जानते होंगे, तो फिर मोहब्बत भी डेफिनेटली कम ही करेंगे। यह था इसका फर्स्ट स्टैंजा। चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। अ वायलेट बाय अ मोसी स्टोन, ये एक फूल की तरह थी। वायलेट फूल को कहते हैं। बाय अ मोसी स्टोन, एक काई ज़दा पत्थर के साथ। यहां पर काई लगे हुए पत्थर से मुराद एक वीरान इलाके में पड़ा हुआ पत्थर है। मतलब जैसे एक पत्थर जो सब्ज हो चुका होता है काई लगने की वजह से, उसके साथ खिले हुए एक वायलेट फूल की मानंद ये थी। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, और ये फूल जिस तरह हमारी आंख से आधा छुपा हुआ होता है, इस तरह लूसी की पर्सनैलिटी थी। इसका मतलब यह है कि लोग इसको कम जानते थे। नेक्स्ट थर्ड लाइन है, फेयर एज अ स्टार, ये एक खूबसूरत सितारे की तरह प्यारी थी। वेन ओनली वन इन शाइनिंग इन द स्काई, जब सिर्फ एक सितारा आसमान पर चमक रहा होता है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि जब एक सितारा चमक रहा है तो वो कितना खूबसूरत लगेगा साफ शफाफ आसमान पर। वो कहता है कि जब आसमान पर सिर्फ तन्हा एक सितारा चमक रहा होता है, तो इस तरह चमकने वाले एक सितारे की मानद यह खूबसूरत लगती थी। अब देखते हैं इसके थर्ड स्टैंजा को। शी लिव्ड अननोन, उसने एक अनजानी जिंदगी गुजारी, मतलब उसकी जान पहचान इतनी नहीं थी। एंड फ्यू कुड नो, और चंद ही लोग उसे जानते थे। व्हेन लूसी सीज टू बी, जब उसकी डेथ हो गई। सीज का मतलब होता है रुक जाना, थम जाना, खत्म हो जाना, जिंदगी खत्म हो जाना। बट शी इन हर ग्रेव, वो तो शी इज इन हर ग्रेव, वो अपने कब्र में चली गई। एंड ओ, लेकिन अफसोस ये है, द डिफरेंस टू मी, इस चीज का मुझे बहुत फर्क पड़ा। तो अब देखते हैं इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी राइम स्कीम को जो यहां पर डिस्कस की गई है। सबसे पहले ए बी इसकी राइम स्कीम है। अगर लाइन नंबर 1 का लास्ट वर्ड देखें तो वेज, और इसी तरह लाइन नंबर 3 का लास्ट वर्ड है प्रेज, तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम कर रही है। इसी तरह सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डव,
और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लव, तो ये सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम कर रही है। अगर सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो स्टोन, और इसी तरह सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है वन, तो स्टोन और वन ये भी आपस में राइम कर रही है। अगर पूरी पोएम के हवाले से देखें तो ये सी सी बनती है, और अगर हम सेकंड स्टैंजा के हवाले से देखें तो ये ए बनती है। इसी तरह सेकंड जो वर्ड लाइन है इसका लास्ट वर्ड है आई, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्काई, तो ये भी आपस में राइम है, जिसको हम ओवरऑल पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से डी कह सकते हैं, और सेकंड स्टैंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कह सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इस पोएम में हर एक स्टैंजा की या क्वार्टेन की जो अलग-अलग राइम स्कीम है वो ए बी बनेगी। थर्ड की भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिट्रेशन यूज हुई है इस पोएम के अंदर। एलिट्रेशन कहते हैं इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स बिगिन विद द सेम साउंड और लेटर्स, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो एक ही लाइन के अंदर सेम साउंड या सेम लेटर के साथ शुरू होते हैं तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंजा 1 के अंदर अगर लाइन नंबर 3 देखें तो हमारे पास होम और वर डब्ल्यू का जो लेटर है ये रिपीट हुआ है। इसी तरह जो सेकंड स्टैंजा है इसके अंदर फर्स्ट लाइन भी आ आपस में एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर सेकंड लाइन देखें तो इसके अंदर भी हाफ हिडन एज का लेटर आपस में एलिट्रेट किया है। इसी तरह एस तो आ का साउंड ए आपस में एलिट्रेशन की एक एग्जांपल हमारे सामने है। उसके बाद अगर हम इस पोएम में सिमिली को देखना चाहें तो सिमिली कहते हैं समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, ऐसी जो कंपैरिजन जिसमें कोई एक चीज दूसरी चीज जैसी हमें दिखे एस या लाइक के साथ, तो इसको हम सिमिली कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 के अंदर सेकंड स्टैंजा की लाइन 3 के अंदर एज फेयर मतलब एज अ स्टार, वो ऐसे खूबसूरत है जैसे एक सितारा, फेयर एज अ स्टार, तो लूसी को सितारे जैसी खूबसूरत कहा। यह सिमिली की एक एग्जांपल हमारे सामने है। इसी तरह मेटाफर इस पोएम के अंदर यूज किया गया है। मेटाफर कहते हैं समथिंग इज समथिंग एल्स, कोई ऐसी चीज का कंपैरिजन जो दूसरी चीज ही हम डिक्लेयर कर दें, मतलब किसी एक चीज को दूसरी चीज डायरेक्ट डिक्लेयर कर देना मेटाफर होता है। जैसा कि सेकंड स्टैंजा की अगर फर्स्ट लाइन को देखें तो अ वायलेट बाय अ मोसी स्टोन, उसने लूसी को एक वायलेट या गुलाब कह दिया है। अगर तो वो गुलाब जैसे बनफशे के फूल को कहती हैं, अगर वो फूल जैसी कहता तो ये सिमिली था, लेकिन यहां पोएट ने लूसी को डायरेक्ट वायलेट कह दिया है, तो इसका मतलब यहां पर मेटाफर यूज किया गया है। लास्ट टेक्निक है हमारे पास एंजेममेंट की। एंजेममेंट कहते हैं रन ऑन लाइन को। रन ऑन लाइन आप जानते हैं जब हम कोई एक लाइन पढ़े और जब तक उससे अगली लाइन ना पढ़े उसका मफहूम क्लियर ना हो, इस टेक्निक को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। और ये फिगर ऑफ स्पीच के अंदर अगर हम देखा जाए तो एंजेममेंट इसको कहते हैं। तो लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन, जब एक होती है इज शाइनिंग इन द स्काई, तो आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो इसका मफहूम ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए यह रन ऑन लाइन या एंजेममेंट की एक एग्जांपल है।